अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। आज का आपका वीडियो है जीवाणु की संरचना। जीवाणु के आकार के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था। आज का वीडियो है आपका जीवाणु की संरचना। तो आज मैं आपको जीवाणु की संरचना क्या होती है पूरे टॉपिक को इस वीडियो में बहुत डीपली और बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जीवाणु की संरचना क्या होती है, उसमें क्या क्या पाया जाता है, कैसी कैसी संरचना होती है, वो सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये पूरी संरचना आप देख लीजिए, ठीक है। अब इसको हम वन बाय वन करके आपको समझाएंगे किसका क्या कार्य है, कहाँ क्या पाया जाता है, ठीक है। ये तो आपको पता है कि जीवाणु में जो कोशिका पाई जाती है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, ठीक है, क्योंकि जीवाणु मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं, तो इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। अब इसकी संरचना में ये कोशिका प्रोकैरियोटिक है, ठीक है। इसकी संरचना में क्या क्या पाया जाता है वो आप देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें ये जो देखिए, इसमें 3 आवरण पाए जाते हैं। ये हो गया पहला आवरण, ठीक है, ये हो गया प्रथम स्तर, ये हो गया मध्य स्तर, और ये हो गया इसका तृतीय स्तर, ठीक है। तो ये जो लास्ट का जो स्तर होता है ना, जो लास्ट का आवरण होता है, ये वाला आवरण जो लास्ट वाला आपको दिख रहा है, ये जो आवरण होता है इसको बोलते हैं स्लाइम परत या कैप्सूल। इसको कैप्सूल भी बोलते हैं और इसको स्लाइम परत भी बोलते हैं। अब ये यहाँ आप समझिए कि कैप्सूल इसको कब बोलते हैं और स्लाइम परत इसको कब बोलते हैं। तो देखिए, जब ये जो आवरण है, जब ये पॉलीसैकेराइड का बना होता है, जब ये बाहरी आवरण, जब ये इसका जो बाहरी आवरण है, इसको सबसे लास्ट का आवरण इसका यही होता है। ये क्या करता है, ये पूरी जीवाणु को कोशिका प्रदान करता है। सबसे बाहरी आवरण होता है तो पूरे जीवाणु को वो ये कोशिका पूरे जीवाणु की सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। क्या करता है ये बाह्य आवरण, पूरे जीवाणु की सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि लास्ट का आवरण होता है इसका। तो क्या होता है, जब ये सिर्फ पॉलीसैकेराइड का बना होता है तो इसको स्लाइम परत बोलते हैं। लेकिन जब ये पॉलीसैकेराइड के साथ साथ पॉलीपेप्टाइड का भी बना हो, जब इसमें सिर्फ पॉलीसैकेराइड का बना हो तो इसको बोलेंगे स्लाइम परत। लेकिन जब इसमें पॉलीसैकेराइड प्लस पॉलीपेप्टाइड दोनों सम्मिलित हो, दोनों का मिश्रण हो, तब इसको बोलते हैं कैप्सूल। क्लियर हुआ। जीवाणु का जो बाह्य आवरण है उसको कैप्सूल या स्लाइम परत बोलते हैं। स्लाइम परत कब बोलते हैं, जब ये पॉलीसैकेराइड का बना हो, और कैप्सूल कब बोलते हैं, जब पॉलीसैकेराइड के साथ साथ पॉलीपेप्टाइड का भी बना हो, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया बाह्य आवरण। अब बात करते हैं इसके बीच वाले आवरण की, ये मध्य स्तर, इसकी बात करते हैं। तो ये क्या होता है, जो इसका मध्य स्तर होता है इसको बोलते हैं जीव द्रव्य कला, ठीक है। क्या बोलते हैं, इसका जो मध्य स्तर होता है उसको बोलते हैं जीव द्रव्य मध्य स्तर बोलते ये है उसको, ये हो गया बाह्य आवरण, ये मध्य स्तर को बोलते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति इसकी मध्य, जो हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें लास्ट में बाह्य आवरण में कोशिका भित्ति होती है, लेकिन इसका जो बाह्य आवरण होता है इसमें कैप्सूल स्लाइम परत का बना होता है। इसका जो मध्य स्तर है वो बना वो उसे बोलते हैं कोशिका भित्ति, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, कोशिका भित्ति। अभी जो इसका ये अंदर वाला स्तर है, ठीक है, ये जो इसका प्रथम स्तर है ये होता है जीव द्रव्य कला, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, जीव द्रव्य कला। क्लियर। अब यहाँ आप देख लेते हैं इसकी जो कोशिका भित्ति होती है इसमें क्या क्या होता है। तो इसमें पेप्टाइड ग्लाइकॉन भी होते हैं, फास्फोलिपिड भी होते हैं, प्रोटीन भी होते हैं, और लिपोपॉलीसैकेराइड भी होते हैं, ठीक है। तो ये पेप्टाइडोग्लाइकॉन की भी बनी होती, पेप्टाइडोग्लाइकॉन भी होते हैं, इसमें फास्फोलिपिड भी होते हैं, प्रोटीन भी होते हैं, और लिपोपॉलीसैकेराइड भी होते हैं इसकी कोशिका भित्ति में। ये कोशिका भित्ति कौन सी होती है, मध्य स्तर से। कोशिका भित्ति का स्तर कौन सा होता है, मध्य स्तर, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी इस थर्ड स्तर की, अंदर वाले स्तर की, इस वाली लेयर की। तो ये इसको क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य कला, ठीक है। ये क्या होती है, जीव द्रव्य कला अर्ध पारगम्य झिल्ली की बनी होती है। जो इसके अंदर वाला स्तर होता है जीव द्रव्य कला का, ये किसका बना होता है, ये अर्ध पारगम्य झिल्ली का बना होता है, ठीक है। तो आपका ये कैप्सूल और स्लाइम परत क्लियर हो गई, कोशिका भित्ति मध्य स्तर क्लियर हो गया, ठीक है। किस किस की बनी होती है ये मैंने आपको बता दिया। ये अंतः स्तर जीव द्रव्य कला क्लियर हो गया। इसके बाद बात करते हैं कोशिका द्रव्य की। तो देखिए, इसकी जो कोशिका है इसके अंदर संपूर्ण द्रव्य, जितना भी द्रव्य होता है इस प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर, जितना भी द्रव्य पाया जाता है तो संपूर्ण द्रव्य को क्या बोलेंगे, कोशिका द्रव्य बोलेंगे, ठीक है। इसमें प्रोटीन भी होते हैं, इसमें लिपिड भी होते हैं, इसमें बहुत सी चीजें होती हैं, ठीक है। तो इस जितना भी संपूर्ण जो भी द्रव्य है, इस सभी द्रव्य को हम क्या बोलेंगे, इसमें न्यूक्लिक अम्ल भी होते हैं, अमीनो अम्ल भी होते हैं, जल भी होता है, प्रोटीन भी होता है, सब चीज होती है कोशिका द्रव्य में। तो इस संपूर्ण द्रव्य को बोलेंगे कोशिका द्रव्य, ठीक है। ये क्लियर हुआ आपका। उसके बाद इसमें होता है
उसके बाद इसमें पाया जाता है आरएनए। ठीक है, तो आरएनए इसमें 3 प्रकार का होता है, टीआरएनए, आरआरएनए, सॉरी टीआरएनए, एमआरएनए और आरआरएनए। इसमें आपको डिटेल में आगे पढ़ाया जाएगा। तो आरएनए कितने प्रकार का पाया जाता है? इसमें 3 प्रकार का। यहाँ आप सब याद कर लें, टीआरएनए, एमआरएनए और आरआरएनए। ठीक है, उसके बाद अगला आएगा आपका कशाभिका, फ्लैजिला। तो जीवाणुओं को चलने में जो मदद करती है वही कशाभिका या इसको फ्लैजिला भी बोलते हैं। ये जब जीवाणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं या जीवाणु के चलने में ये फ्लैजिला इनको जीवाणु को मदद करते हैं। ठीक है, तो ये कशाभिका पाई जाती है, इसमें फ्लैजिला पाया जाता है। उसके बाद इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं, राइबोसोम इसमें पाए जाते हैं 70 प्रकार के। ठीक है, उसके बाद इसमें ये डीएनए, ये द्विकुंडली, सॉरी ये जो इसका डीएनए होता है इसमें ना तो केंद्रक पाया जाता है ना कोई केंद्रिक कला पाई जाती है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? केंद्रकाभ बोलते हैं। ठीक है, इसमें कोई सत्य केंद्रक नहीं पाया जाता। ठीक है, और इस डीएनए के ऊपर कोई केंद्रिक का कला भी नहीं पाई जाती, इसलिए इस जो डीएनए होता है इसको बोलते हैं केंद्रकाभ बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये जो आनुवंशिक पदार्थ इसमें पाया जाता है इसको डीएनए या केंद्रकाभ बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये इस कोशिका का मुख्य आनुवंशिक पदार्थ होता है। ठीक है, मुख्य आनुवंशिक पदार्थ जो होता है वो ये केंद्रकाभ यही डीएनए होता है। ठीक है, उसके बाद क्या पाया जाता है? उसके बाद इस पूरी कोशिका में रोम टाइप कुछ पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो कोशिका के जो बाहरी स्तर होता है इसके ऊपर इस टाइप की संरचना पाई जाती है। ये आपको दिख रही है, रोम टाइप संरचना पाई जाती है। तो इसमें एक तो बड़ी होती है संरचना और एक छोटी होती है। तो जो बड़ी संरचना होती है उसको बोलते हैं पिलाई और जो छोटी संरचना होती है उसको बोलते हैं फिम्ब्री। ठीक है, तो ये बड़ी वाली संरचना पिलाई की होती है, छोटी वाली फिम्ब्री की। तो ये बड़ी वाली संरचना होती है पिलाई, ये क्या कार्य करती है? ये जो आनुवंशिक पदार्थ है जो डीएनए पाया जा रहा है, तो ये पिलाई जो होती है ये किसी पोषी कोशिका या किसी दूसरे जीवाणु इस डीएनए को दूसरा जीवाणु मान लेते हैं इसको, तो इसका डीएनए इसमें ट्रांसफर करने का कार्य करती है। मतलब इस जीवाणु का डीएनए दूसरे जीवाणु के डीएनए ट्रांसफर करने का कार्य करती है या पोषी कोशिका में ट्रांसफर करती है। ठीक है, पिलाई का कार्य ये होता है। और फिम्ब्री का कार्य क्या होता है? फिम्ब्री इस जीवाणु की सतह को दूसरे जीवाणु की सतह से आपस में चिपकाने का कार्य करती है, आपस में जोड़ने का कार्य करती है। फिम्ब्री की सहायता से एक जीवाणु दूसरे जीवाणु से आपस में चिपक जाता है, ये आपस में ठोस सतह से ठोस प्रकार से जुड़ जाता है। जिसका कार्य कौन करती है? फिम्ब्री। फिम्ब्री क्या होती है? फिम्ब्री पिलाई के अकॉर्डिंग छोटी होती है। तो पिलाई समझ में आया, सॉरी पिलाई समझ में आया और फिम्ब्री समझ में आया। ठीक है, उसके बाद आ जाता है मीसोसोम। तो ये मीसोसोम का कार्य क्या है? ये मीसोसोम का जो कार्य होता है ये होता है श्वसन का कार्य। तो ये एक बात आप यहाँ और समझ लीजिए, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि यूकैरियोटिक कोशिका में जो माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य होता है वही कार्य मीसोसोम का प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता है। ठीक है, ये श्वसन का कार्य करती है। ठीक है, उसके बाद में आ गया प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड एक अतिरिक्त आनुवंशिक पदार्थ है। ठीक है, अभी डीएनए क्या है? डीएनए मुख्य आनुवंशिक पदार्थ है, लेकिन किसी जीवाणु में डीएनए के इस आनुवंशिक पदार्थ के मुख्य आनुवंशिक पदार्थ के साथ साथ एक अतिरिक्त आनुवंशिक पदार्थ गोलाकार रूप में पाया जाता है जिसको प्लाज्मिड कहते हैं। ठीक है, किसी जीवाणु कोई जीवाणु में ये प्लाज्मिड पाया जाता है जो या इसको हम अतिरिक्त आनुवंशिक पदार्थ बोल सकते हैं, क्योंकि आनुवंशिक पदार्थ एक ऑलरेडी पाया जा रहा है, ये मुख्य आनुवंशिक पदार्थ है। इसके अलावा एक और आनुवंशिक पदार्थ पाया जाना, एक और डीएनए पाया जाना, इसको प्लाज्मिड कहते हैं। इस डीएनए को बोलेंगे केंद्रकाभ और इसको प्लाज्मिड, कि ये अतिरिक्त आनुवंशिक पदार्थ है, इसके अलावा एक और पाया जा रहा है। ठीक है, तो इसको बाकी मुख्य ये केंद्रकाभ है ही, इसके अलावा जो एक और पाया जाता है उसको बोलेंगे प्लाज्मिड। ठीक है, तो ये पूरी संरचना मैंने आपको समझाती। अब इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो हम हेडिंग डालेंगे जीवाणु की संरचना। जीवाणु की संरचना में आप लिखेंगे जीवाणु एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव है। इसमें कोशिका भित्ति स्पष्ट होती है तथा एक स्लाइम परत अथवा कैप्सूल से ढकी हो सकती है। समझ में आया? फिर आप हेडिंग डालेंगे स्लाइम परत। यह कोशिका भित्ति के बाहर एक आवरण के रूप में मिलती है। यदि यह आवरण पॉलीसैकेराइड से बना है तो स्लाइम परत कहलाता है। यदि इसमें पॉलीसैकेराइड के साथ साथ पॉलीपेप्टाइड भी हो तो ये कैप्सूल कहलाता है, जिसका कार्य जीवाणु को सुरक्षा प्रदान करना है। ठीक है, अगली हेडिंग आप डालेंगे कोशिका भित्ति। इसमें लिखेंगे कोशिका भित्ति प्रबल तथा दृढ़ होती है। जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकॉन, फास्फोलिपिड, प्रोटीन तथा लिपोपॉलीसैकेराइड की बनी होती है। उसके बाद हेडिंग डालेंगे
जीव द्रव्य कला, इसमें आप लिखेंगे यह लिपोप्रोटीन की बनी एक अर्धपारगम्य झिल्ली है, कहीं कहीं ये अंदर की ओर कुंडलन बनाती है जिसे मीसोसोम कहते हैं। ये जो जीव द्रव्य कला है ना, ये जीव द्रव्य कला क्या करती है, अब ये तो देखिए ये जीव द्रव्य कला जा रहा है इधर इस तरीके से, इसने क्या किया, यहाँ पर कुंडलन बना लिया, तो इस कुंडलन को भी मीसोसोम कहते हैं। ठीक है, इसी कुंडलन को क्या कहते हैं, मीसोसोम कहते हैं। अब डालेंगे हेडिंग मीसोसोम, इसमें आप लिखेंगे मीसोसोम में आवश्यक श्वसन एंजाइम मिलते हैं, इनके कार्य की तुलना यूकैरियोटिक कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया से की जा सकती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद डालेंगे हेडिंग कोशिका द्रव्य, इसमें लिखेंगे कोशिका द्रव्य में जल, प्रोटीन, अमीनो अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल, एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, विटामिन, खनिज तत्व आदि मिलते हैं। उसके बाद डालेंगे हेडिंग राइबोसोम, इसमें लिखेंगे यह प्रोटीन तथा आरएनए के बने होते हैं। जीवाणु कोशिका में राइबोसोम 7S प्रकार के होते हैं। फिर लिखेंगे आरएनए, इसमें आरएनए 3 रूपों में मिल सकता है, टीआरएनए, एमआरएनए और आरआरएनए। ठीक है, उसके बाद हेडिंग डालेंगे केंद्रकाप, केंद्रकाप में आप लिखेंगे जीवाणु कोशिका में सत्य केंद्रक नहीं मिलता, केंद्रक कला नहीं होती, केंद्रिका भी नहीं होती, इस प्रकार के केंद्रक को केंद्रकाप कहते हैं। कैरोमेटिन या आनुवंशिक पदार्थ कोशिका में एक स्थान पर वृत्ताकार एवं द्विकुंडलित आरएनए होता है। अगली हेडिंग डालेंगे प्लाज्मिड, कुछ जीवाणु में एक मुख्य डीएनए के अतिरिक्त एक छोटा वृत्ताकार द्विकुंडलित डीएनए होता है, जिसे अतिरिक्त आनुवंशिक पदार्थ या प्लाज्मिड कहते हैं। बताया मैंने, आप क्या बोलेंगे, अतिरिक्त आनुवंशिक पदार्थ। ठीक है, इसके बाद हेडिंग डालेंगे एपिसोम। यहाँ एक चीज और देख लेंगे, एपिसोम क्या होती है। जब प्लाज्मिड मुख्य डीएनए से जुड़ा हो उसे एपिसोम कहते हैं, और इस प्रकार की कोशिका HFR कोशिका कहलाती है। देखिए किसी किसी जीवाणु में क्या होता है, प्लाज्मिड और मुख्य डीएनए आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, तो उस प्रकार की कोशिका को क्या बोलते हैं, एपिसोम कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एपिसोम क्या होता है, तो एपिसोम क्या होता है, जब प्लाज्मिड मुख्य डीएनए से जुड़ा होता है उसे क्या बोलते हैं, एपिसोम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद डालेंगे हेडिंग कशाभिका, ये जीवाणु के चलने में सहायता करते हैं। प्रत्येक फ्लैजिला 3 भागों का बना होता है। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे पिलाई तथा फिम्ब्री, पिलाई तथा फिम्ब्री डालेंगे हेडिंग, और इसमें हम लिखेंगे जीवाणुओं की कुछ जातियों में फ्लैजिला के अलावा कोशिका भित्ति से अनेक सूक्ष्म दृढ़ तथा सीधे नलिकाकार रोम में उपांग निकलते हैं, जिन्हें पिलाई तथा फिम्ब्री कहते हैं। पिलाई फिम्ब्री की अपेक्षा बड़े होते हैं। पिलाई दाता कोशिका जीवाणु के डीएनए को पोषी कोशिका के डीएनए में स्थानांतरित करने में सहायता करते हैं। फिम्ब्री की संख्या 300 से 400 होती है। यह जीवाणु को अन्य जीवाणु से चिपकने में सहायता करते हैं। ठीक है, तो ये आज आपको मैंने डीएनए की संरचना पूरी तरीके से करा दी है। पूरा आपका ये जीवाणु की संरचना जो टॉपिक है पूरा खत्म हो चुका है। ये मैंने पूरा आपको बहुत ज्यादा डीपली समझाया है, और हर एक पॉइंट मैंने इसको आपको समझाया है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ें। ठीक है, और वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में अगर जो भी समझ में आया है वो आप इसका मुझे बताएं, आप रिस्पॉन्स दें, और आपको समझ में नहीं आया तब भी आप रिस्पॉन्स दें। ठीक है, आप रिस्पॉन्स देंगे तो मैं आगे वीडियो बनाऊंगी, मुझे और अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आप वीडियो को साथ पूरा बनाएं, पूरा देखें और साथ में कमेंट करें। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।